हेलो एंड वेलकम टू एशियाविल हिंदी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रशांत भूषण और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। और इसके क्या देश पे नुकसान हुए हैं, इसके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। जो कैश होता है वो ब्लैक वेल्थ का एक हिस्सा होता है, उसका 1% से भी कम होता है। तो अगर हम पूरा कैश ब्लैक का निकाल भी लेते तो सिर्फ ब्लैक वेल्थ का 1% ही असर करता है उसको। और क्योंकि सारा का सारा पैसा वापस आ गया, आरबीआई ने एडमिट किया कि 99.3% तो वापस आ गया था। अपनी जो 2018 की एनुअल रिपोर्ट है उसमें एडमिट किया था उन्होंने। तो जो बाकी 0.7% वो भी हमें पता कहाँ था। वो कोऑपरेटिव बैंक से पैसा नहीं वापस आया था जो उन्होंने नहीं लिया था जुलाई 2017 तक। फिर जो नेपाल में था, भूटान में था, बाकी जगह था, तो यानी कि पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया। यानी कि 0.1% भी ब्लैक वेल्थ का असर नहीं हुआ। और जो ब्लैक इनकम जनरेशन है उस पर असर नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक इनकम जनरेशन कैसे होता है, हम अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं बिजनेस में। तो ये अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग का उदाहरण जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है वो 50 पेशेंट देख रहा है और 30 की आमदनी डिक्लेयर कर रहा है, बाकी 20 नहीं कर रहा, तो जो 20 नहीं डिक्लेयर कर रहा वो ब्लैक इनकम जनरेशन हो गया, तो अंडर इन्वॉइसिंग हो गया। तो उसी तरह ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं बिजनेसमैन अपने कॉस्ट का। मतलब अगर आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो आप बताएंगे आपके पास 150 एम्प्लॉयज़ हैं, 50 एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह निकाल लेंगे। तो जैसे कि सत्यम के केस में पता लगा कि उन्होंने 52,000 एम्प्लॉयज़ बताए थे, जबकि उनके पास 40,000 एम्प्लॉयज़ थे, तो 12,000 एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह निकाल लेते थे। अर्थव्यवस्था तो और नोटबंदी के बाद जैसे मैंने कहा ना, जीएसटी का असर पड़ा, फिर एनबीएफसी क्राइसिस का हुआ, फिर जो आपका जब पैंडेमिक आया उसका असर हुआ, तो अर्थव्यवस्था तो बहुत ही बुरी हालत में है इस समय। और ये पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस है, मतलब नोटबंदी की ज़रूरत नहीं थी, जीएसटी जो किया उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अगर ये सब नहीं होता तो अर्थव्यवस्था की हालत ज़्यादा बेहतर होती आज, और हम जो लॉकडाउन है उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से डील कर पाते। तो क्योंकि ऑलरेडी अर्थव्यवस्था बहुत सुस्त हो गई थी, असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी हालत में था, वो और भी बुरी हालत में है, तो उसका असर अभी अर्थव्यवस्था में चलता चला जाएगा। तो हमें अपना जो असंगठित क्षेत्र है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी सरकार है वो संगठित क्षेत्र को मदद करने में लगी हुई है। वो जो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ कर रही है, प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ कर रही है, बड़े बड़े मोनोपोली हाउस वगैरह को जो फ़ायदा पहुँचा रही है, वो असंगठित क्षेत्र को नहीं जो उभार रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर में उन्होंने स्मॉल मीडियम और माइक्रो क्लब कर दिया है, जबकि उसको माइक्रो सेक्टर में अलग से जो नीति जो बनानी चाहिए माइक्रो सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, कम से कम छोटे छोटे व्यापार ध्वस्त हो गए, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। बार बार हम लोगों ने गुहार लगाई कि भाई लोकपाल तो बनाइए, लोकपाल बनाया ही नहीं। आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, तो इन्होंने बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऐसे लोगों को लोकपाल बना दिया जिन पर किसी को कोई विश्वास ही नहीं है, तो उनके पास कोई कंप्लेंट भ्रष्टाचार की कोई लेकर ही नहीं जाता। तो आपने भ्रष्टाचार की जांच करने के भी सारे संस्थान जो हैं ध्वस्त कर दिए। तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। और अब तो ऐसा भ्रष्टाचार हो गया है कि आपको खुद कमीशन लेने की जरूरत ही नहीं। अब तो आप अडानी अंबानी को अपना बैंकर बना दीजिए और अडानी अंबानी को सब एयरपोर्ट दे दीजिए, पोर्ट दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, पूरा देश उनको बेच दीजिए। उनके खिलाफ जो कुछ भी डीआरआई वगैरह निकालती है कि भाई इन्होंने ओवर इनवॉइसिंग करके कई हजार करोड़ गबन कर लिए, उस जांच को आप रोक दीजिए और जब चाहे आपको, जब इलेक्शन हो तब आपको उनसे पैसा मिल सकता है। देखिए, मोदी जी ने जब नोटबंदी करी तो ये भी उसका जस्टिफिकेशन दिया कि हम कैशलेस इकोनॉमी चाहते हैं कि सब लोग बैंक से ही ट्रांजैक्शन करें। अब आम आदमी तो बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता सारे, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को तो आप बातें कर सकते थे। एक कानून सिंपल सा बना देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कैश में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। जो पैसा लेंगे, खर्च करेंगे, सब बैंक के थ्रू होगा। उससे ये जो आज हो रहा है ना कि जो लिमिट है
पार्लियामेंट के इलेक्शन में स्पेंडिंग की लिमिट आपने कैंडिडेट पर लगा रखी है 70 लाख। लोग 10-10 करोड़ खर्च कर रहे हैं क्योंकि कैश में खर्च करते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता, तो वो कम से कम रुक सकता था। एक दो चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके बोलना चाहूँगी। एक चीज़ तो कि हम सब ये जानते हैं कि किस तरीके से जब डीमोनेटाइजेशन हुई सभी लोगों के घर में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्किंग पुअर, आई एम टॉकिंग अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लिविंग इन बस्तीज इन रिमोट एरियाज, किस तरह से एक पैनिक हुआ। क्योंकि जब हम कहते हैं कैश इकोनॉमी, और जैसा कि प्रोफेसर कुमार ने कहा कि कैश इकोनॉमी और ब्लैक मनी में बहुत फ़र्क है, कैश में और ब्लैक में। हमारे जो वर्किंग क्लास है, ज़्यादातर लोग बैंक्स में जाके अपने आप को डिसम्पावर्ड महसूस करते हैं। सरकारों को मालूम है कि लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो जाकर बैंक्स को किसी भी तरीके से आसानी से अकाउंटेबल ठहरा सके, और इसलिए जो रोज़मर्रा के लोग पैसे कमाते हैं उसे घर में ही वो बचाते हैं। और कैश के रूप में हम जानते हैं कि किस तरह से महिलाएं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपना गुजर बसर करती हैं। जब ये चल रहा था 8 तारीख को ये 56 इंच की अनाउंसमेंट आई, तो घरों में 56 इंच की सीने की अनाउंसमेंट आई तो घरों में तो त्राही मच गई। लेकिन 9 और 10 नवंबर को असलियत हर एक को देखने के लिए न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे थी, जहां पर मोदी जी मुस्कुरा रहे थे और पेटीएम धन्यवाद अदा कर रहा था मोदी जी का फॉर टेकिंग दिस वेरी बोल्ड डिसीजन। देखिए, जो नोटबंदी का पूरा जुमला था, सरकार ने लोगों पर थोपा कि हम काले धन को ख़त्म करना चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करना चाहते हैं। सरकार ने लगातार, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले भी ये कहा कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। ये सारी बातें जो हैं वो लगातार समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सरकार केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करती जा रही है, और बिल्कुल भी सरकार सीरियस नहीं है किसी भी तरीके से लोगों ये सब काम करने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके की नीतियां सरकार बना रही है, कानून सरकार ला रही है, उससे रिपील करने की ज़रूरत है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सरकार लेके आई, 4 कानूनों को बदला सरकार ने, ध्वस्त करी पूरी सिस्टम। और जो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग जिसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग जिसके अंदर कैश का आना बंद होना चाहिए था, वो करने की बजाय सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू करी और उसके ज़रिए से पूरी तरह से फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं एनोनिमस फंडिंग के, कैश को मनी लॉन्ड्रिंग के। और उर्जित पटेल जो कि उस समय पर आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने चिट्ठी में भी लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप ये बिल्कुल गलत कदम रहेगा, इसे रोकने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को तुरंत बंद करना चाहिए। वो ब्लैक मनी का, मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है हमारे देश में। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि ब्लैक मनी बंद हो, तो सरकार को ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ जैसे कि सीबीआई, ईडी, लोकपाल, इन सबको इंडिपेंडेंट तरीके से, सशक्त तरीके से काम करने का स्पेस देना होगा। ये नहीं कि सरकार एक गलत तरीके से अपॉइंटमेंट्स करे इन सभी संस्थाओं में, और फिर जब केसेस जाएं इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग के, तो वो सही से काम ना कर सकें एजेंसीज। बंदी जब हुई उससे खास तौर से हमारी घरेलू कामगार कितनी प्रभावित हुई, क्योंकि ये वो तबका था जो बिल्कुल ज़मीन पे रह के काम कर रहा है, और सबसे ज़्यादा जो असर हुआ वो इन महिलाओं पर ही हुआ। आपको रातों रात ये कह दिया गया कि सुबह से 2500 के नोट नहीं चलेंगे। ये वो आबादी थी जो पूरा कैश पे ही अपना सब काम करती हैं। अगर 200 रुपया ये महिलाएं कमा के लाती हैं या 500 इनके पति कमा के लाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 480 रुपया वो शाम तक खर्च कर देते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, इनका अहम रोल था। पर उस समय ये हुआ कि
ये अपने ही पैसों के लिए, अपने बचाए हुए जो पूंजी थी, हर महिला अपने घर में कहीं ना कहीं एक सेविंग करती है, कहीं ना कहीं बचा करके रखती है, तो वो उसकी बहुत मेहनत की कमाई थी। भले उसने कमेटी के जरिए जोड़ा हुआ था, 5,000 था, किसी के पास 10,000 था, किसी के घर में बेटी की शादी थी, अपने ही पैसों के लिए उस समय उनको दर बदर भटकना पड़ा, लाइनों की लंबी कतारों में लगना पड़ा, सुबह 4-4 बजे उठ के जाना पड़ा, जबकि इन गरीब मजदूर असंगठित क्षेत्र के लोगों के पास कहाँ से काला धन है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, पूरा असंगठित क्षेत्र, खास तौर से जो महिलाएं हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, अभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहाँ वो 5 घरों में काम करती थी, 1 या 2 ही घर में काम कर पा रही हैं। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है जिसका असर पूरा परिवार पे है, और परिवार में अगर देखा जाए तो महिलाओं पे है। उनके स्वास्थ्य पे असर आ रहा है, खाने पीने में कटौती हुई है। इस बार की जो दिवाली गई है, उनकी इतनी फीकी दिवाली और इतनी नीरस दिवाली गई है। कल ही हम लोगों का जब एक मीटिंग हुआ तो उन्होंने आँख में आंसू थे महिलाओं के, और उन्होंने बोला कि हम दिवाली का जो पूजा के एक डिब्बा खरीद करके लाते थे अपने पैसे का, ऐसा माना जाता था कि हम काम करके साल भर में जो भी लाएं, पर दिवाली पूजन का जितनी भी पैसा है या मिठाई है वो हम अपने पैसे से खरीदें। पर इस बार ये हुआ कि जो हमें मालिक लोगों ने दिया, भले वो आधा किलो का साफ डिब्बा फ्रेश दिया, हमने उसी से अपना दिवाली पूजन किया। दिवाली खरीदने लायक की भी स्थिति में थे। कहाँ बच्चों को, वो पूरे परिवार के बच्चों को सबको नए कपड़े दिला पाते थे। इस बार ये भी नहीं हुआ कि वो अपने बच्चों को साल भर में एक नया कपड़ा भी दिला पाए। एक खुशी भरी दिवाली, एक बहुत उमंग भरी वो नहीं थी, बहुत उदासीन और बहुत आर्थिक रूप से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े और परेशान थे। तो अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत हो तो तब आप सब तीज त्यौहार और सब कुछ कर सकते हो। जब ये नहीं है तो आप उसकी भी इच्छा नहीं रख सकते। जितने भी बायर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उनको एकदम एक झटके में तो आप नहीं बदल सकते ना। तो ये पूरा एक पैटर्न है कि कैसे एक इकोनॉमी को, स्मॉल इकोनॉमी को सीधा कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दिया जाए। तो जब से ये लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, ये जो एक पैटर्न पूरा चलता हुआ है, आज जो बिजनेस है स्ट्रीट वेंडर्स का, वो 40-50% रह गया है। जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय तो बिल्कुल ठप पड़ गया था स्मॉल बिजनेस, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि जितना भी आप स्ट्रीट वेंडर्स देखते हैं, ये जो सामान बेचते हैं, ये कहाँ से लेके आते हैं? ये वो उद्योगपति है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग जितने भी हैं देश में, वही लोग उसको बनाते हैं। चाहे आप कपड़े ले लो, चाहे जूते ले लो, चाहे आप सब्जी, चाहे फल, वो भी छोटे किसानों से ही आता है। तो सीधा इम्पैक्ट अगर इनकी सेल के ऊपर पड़ा है तो उनकी जेब के ऊपर भी पड़ा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको रोकना पड़ेगा हमें, और इसके ऊपर आवाज़ पूरे देश को मिलकर उठानी पड़ेगी। और जिस तरीके से नोटबंदी को थोपा गया है पूरे देश के ऊपर, हमें इस सरकार की मंशा को बिल्कुल ध्वस्त करना होगा। हमें इनके खिलाफ वोट बंदी करनी पड़ेगी।